अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर है। बिल्कुल, गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर है। एग्जैक्टली यही अल्फाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने दोहराए हैं। टीपू सुल्तान के अल्फाज को थोड़े से रद्दोबदल के साथ उन्होंने दोहराया है अखबारी रिपोर्टर्स के साथ अडियाला जेल में बात करते हुए, जब तोशा खाने के केस के सिलसिले में वहाँ उनकी उनसे मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैगाम भी भेजा है। इसका जिक्र आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन मैं इसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करूंगा, इसके ऊपर अपना एनालिसिस भी आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तफसीलात में जाऊं, बिकॉज मैं समझता हूं कि आज जो उन्होंने मीटिंग की है और उसकी तफसीलात जिस तरह से छपी हैं, मतलब छप भी गई हैं, ये गालिबन उनकी बहुत सी इससे पहले मीटिंग्स हुई हैं उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा अहम ये मीटिंग है। बहुत ही पुरएतमादी के साथ उन्होंने अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात की। बड़ा क्लियर उन्होंने व्यू पाकिस्तान की सूरत हाल का उनके सामने रखा। लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊं, एक दो और डेवलपमेंट्स ऐसी हैं, मैं क्विकली इनको टच अपॉन करना चाहता हूं। एक, आप देख रहे होंगे मसलसल के गुज़िश्ता 24 48 या 72 घंटे से पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो चीनी वर्कर्स और इंजीनियर्स की हिफाजत के मुसलसल बुलंदबाग दावे कर रहे हैं। कोई एक दिन पहले ये अखबारी हेडलाइन थी कि शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट मीटिंग में ये कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग को उन्होंने प्रिसाइड किया है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि चाइनीज वर्कर्स की हिफाजत के जो तमाम इंतजाम हैं, जो पूरा प्रोसेस है, उसकी मैं अब ज़ाती तौर पे उसकी सुपरविजन करूंगा, उसकी निगरानी करूंगा। जैसे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कोई बहुत बड़े फील्ड मार्शल हैं, जर्नैल हैं, कमांडो चीफ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पता है कि जो आपने इस किस्म की जो स्ट्रैटेजी करनी है हिफाजत की, वो किस तरह से करनी है। लेकिन उनकी स्टेटमेंट बहरहाल छपी थी, उन्होंने इस ख्वाहिश का, इस अज़म का उन्होंने मुजाहरा किया। अब दूसरी खबर यह है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिनको जो नेग्लिजेंस के लिए 4 5 6 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिनकी नेग्लिजेंस जिम्मेदार है कि चाइनीज वर्कर्स पे भेशाम में, खैबर पख्तूनख्वा में जो हमला हुआ, जिसमें 5 चाइनीज वर्कर्स स्ट्रोक इंजीनियर्स जो हैं वो हलाक हुए, उस पर पुलिस ऑफिसर्स को सैक किया जाएगा, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी बड़ी सख्त किस्म की नेग्लिजेंस के हवाले से। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है, ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं गुज़िश्ता कई दिनों से, कि चीन की हुकूमत ने, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की गवर्नमेंट ने, उनकी अथॉरिटी ने शहबाज शरीफ की हुकूमत और पाकिस्तान की मौजूदा जो निज़ाम है उसके ऊपर चाइनीज़ वर्कर्स की हिफाजत के हवाले से बेइंतहा दबाव डाला हुआ है। बेतहाशा दबाव डाला हुआ है। इसको कहते हैं नेक ब्रेकिंग प्रेशर। और जलील करने के लिए बाकायदा बीजिंग से एक स्टेटमेंट इशू कर दी गई एक चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर की, कि हम तो पाकिस्तान की मिलिट्री को असिस्टेंस करने के लिए तैयार हैं अगेंस्ट द टेररिज्म, विच अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मिलिट्री सोर्सेज बेसिकली तौर पे बेइज्जती करने के लिए, आपको शर्मिंदा करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो वो जो प्रेशर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को 24 36 घंटे के बाद गार्डियन की जो सेकंड स्टोरी थी, पहली तो बात यह कि गार्डियन की स्टोरीज छपी हैं पाकिस्तान में सिखों और कश्मीरियों के कत्ल के हवाले से, तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जागा है, पाकिस्तान की हुकूमत को थोड़ा सा ख्याल आया है, ज़राए अबलाग को भी ज़रा सा ख्याल आया है, ज़रा सी शर्म आई है, वरना पहले ख्याल आया ही नहीं। पर पहली जो स्टोरी छपी गार्डियन की, तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर, वो भी क्वेश्चन आंसर्स में, उसका रद्द अमल किया कि हाँ, दुनिया को इसके खिलाफ पोजीशन लेनी चाहिए। भाई शर्म करें, आपको पहले खुद पोजीशन लेनी चाहिए। आपको पहले खुद हिंदुस्तान से इसके हवाले से प्रोटेस्ट करना चाहिए। आपको खुद कोई एविडेंस उनके सामने, दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने रखनी चाहिए। भारत, उन्होंने कहा दुनिया को इसके हवाले से हिंदुस्तान का कुछ करना चाहिए। लेकिन जब गार्डियन की दूसरी स्टोरी छपी, जिसका मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था, और आप लोगों ने देखा होगा कि उस वीलॉग को कुचल दिया गया, उसकी बिल्कुल जो है वो फैल ही नहीं सका बेचारा, वो उसको कहते हैं कि वाड़ दिया गया उसको, कि आप सोच सकते हैं उसके वाड़ क्यों दिया गया उसको। बहरहाल, तो गार्डियन की जो दूसरी स्टोरी है, उसमें गार्डियन ने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि हाँ, हिंदुस्तान राइट रखता है कि वो कहीं जाकर जो लोग हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ हमले कर सकता है किसी और सॉइल में अगर वो छुपे हुए हैं। तो गार्डियन ने उसको, और नरेंद्र मोदी की जो स्टेटमेंट उन्होंने थर्सडे के दिन, एक पॉलिटिकल उनकी रैली थी जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, ये हिंदुस्तान जो है ये अपने दुश्मनों का ताकुब कर सकता है, ये उनको हिट कर सकता है, दोनों को जोड़ के गार्डियन ने जो हेडलाइन लगाई वो ये थी कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर रही है। वैसे अगर आप हिंदुस्तान के कमेंटेटर्स देखें तो वो इस पर बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे वीलॉग पे भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको गलत कोट कर रहे हैं। भाई, हमने गलत नहीं कोट कर रहे। इसकी इंटरप्रिटेशन जो है, राजनाथ सिंह की और नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन और तशरीह जो है, वो बरतानिया के बड़े
अखबार गार्डियन ने की है। अब गार्डियन की स्टोरी के बाद दोबारा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जो है वो जाग गया है, उसने उसके हवाले से पोजीशन ली। ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं, शहबाज शरीफ साहब पे जो चीनी दबाव है और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ये सारा मामला हो रहा है, इसके हवाले से मैं मजीद कोई डिटेल वीलॉग करने की कोशिश करूंगा। जिक्र मैंने आपके सामने पहले इस हवाले से कर दिया। अब मैं आ जाऊँ वापस कि इमरान खान ने जो बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुलामी की ज़िंदगी से बहुत बेहतर है, और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक पैगाम भिजवाया है, जब अडयाला की जेल के अंदर रिपोर्टर्स के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। मैं उसके बहुत से पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रखता हूँ, और मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयरिंग भी करना चाहता हूँ, बिकॉज इसका जिक्र तो बहुत सी जगहों पे है, लेकिन एक मैंने स्टोरी ऐसी देखी है अंग्रेजी की अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, ट्रिब्यून अखबार की, जिसमें बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन मोटे मोटे मैं पॉइंट्स आपके सामने इसके रख देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जन जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, सभी ये जानते हैं कि पाकिस्तान में स्याह और सफ़ेद की तमाम तर ताकत, तमाम पावर जो है, उसे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और मुझे जो भी सूरत हाल पाकिस्तान में है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जनरल आसिम मुनीर और मिलिट्री चीफ की बनती है। फिर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात की है, मैं भी आपको स्क्रीन शेयरिंग में भी दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि लंदन प्लान जो है वो जो, अच्छा लंदन प्लान किसके दरमियान था, लंदन प्लान में भी बड़ी है कि लंदन प्लान किस किस के दरमियान में था। एक इनिशियल लंदन प्लान तो जनरल आसिम बाजवा, सॉरी जनरल बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान था। फिर एक सेकंड लंदन प्लान है जो आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। इमरान खान का कहना है कि हमने जनरल आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के थ्रू एक पैगाम भी भिजवाया था कि हमें आपसे कोई मसला नहीं है, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और लेकिन हम चाहते हैं कि आपको पता हो कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान में एक लंदन प्लान एग्जिस्ट करता है। ये मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा जिस तरह से अखबार ने प्रोड्यूस की है, बिकॉज उसको देख के ऐसा लगता है कि या तो जनरल आसिम मुनीर ने, यानी आरिफ अलवी ने इमरान खान को ये बताया कि जनरल आसिम मुनीर जो है, उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं लंदन के इस प्लान से वाकिफ हूँ, या इसका मतलब ये है कि जनरल, या महज आरिफ अलवी ने कहा कि आसिम मुनीर ये कहते हैं कि मैं वाकिफ हूँ, बरल यानी कि समथिंग लाइक दैट, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनती, मैं भी आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ। इमरान खान ने इसके हवाले से भी कहा कि जो आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात करके कहा है कि एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ जो है फौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, ये बहुत ही एक फजूल बात है। हालांकि तहरीक इंसाफ का पूरा रिकॉर्ड जो है इस हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने, बावजूद इसके कि जनरल बाजवा ने हमें बेट्रे किया, हमने उसे किसी कमेटी के सामने लाके खड़ा नहीं किया। मेरा ये ख्याल है कि उनको किसी कमेटी के सामने जनरल बाजवा को कन्फ्रंट कर देना चाहिए था 2021 में। इमरान खान ने, इमरान खान, जो कुछ बाद में हुआ है 2 बरस में, अब जहां इमरान खान जेल में है, इसको अगर आप मद्देनजर रखें तो बहुत सी जगहों पे एक बोल्डनेस चाहिए थी। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का इशू उठा था, जब खास करके आसिफ सईद खोसा साहब ने उस एक्सटेंशन को चैलेंज कर दिया था एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो एक ऐसा मोमेंट था जहां इमरान खान को एक अलैक्रिटी ऑफ माइंड दिखाने की जरूरत थी, पीटीआई को एक स्टैंड लेने की जरूरत थी, जो इमरान खान और पीटीआई उस स्टेज पे नहीं ले सके, और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। फिर इसी तरह से 2021 में जब इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईबी मसलसल इमरान खान को बता रहा था कि जनरल बाजवा और उनके फादर इन लॉ किस किस्म की एक्टिविटीज़ में मसरूफ हैं, तो जनरल बाजवा को इमरान खान को बाकायदा किसी कैबिनेट कमेटी के अंदर बुला के कन्फ्रंट करने की ज़रूरत थी। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा था, जनरल बाजवा ने तख्ता ही उलट देना था, तख्ता तो उन्होंने बाद में भी उलट दिया इमरान खान का। तो ये मेरा ख्याल है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ जो है ये महज एक प्राइम मिनिस्टर है जो रिबन काटता है, इसकी असल में कोई अथॉरिटी इसके पास नहीं है। उनका इशारा यह था कि असल अथॉरिटी मोहसिन नकवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जो बादशाह किंग है, इशारा उनका आसिम मुनीर की तरफ है, वो पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इससे पहले कि एनालिसिस की तरफ चले, मुझे इजाज़त दें कि मैं एक स्क्रीन शेयरिंग करके आपसे ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी जो है जिसमें आपसे शेयर करूं, जिसका उन्वान तो उन्होंने ये लिखा है कि इमरान कंपेयर्स करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट टू दैट ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन अगर हम इसके नीचे आ जाएं तो आप ये देखें कि एक इमरान खान का ये कहना है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो क्रेडिबिलिटी है इदारों की, वो इसे कहते हैं उस वक्त तबाह हो गई जब उन्होंने अपने आप को चोरों के साथ अलाइन कर लिया। इशारा उनका शरीफ और जरदारी खानदान की तरफ है। फिर उन्होंने उसमें यह भी एक्सप्लेन किया कि ये जो तोशा खाने की ज्वेलरी है, इसकी असल मालियत सिर्फ 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख बनती है, और आपको पता है कि इसको अरबों रुपए की मालियत इसकी डिस्क्राइब कर दी गई है। फिर उन्होंने कहा कि एक पार्ट टाइम सेल्समैन जो है दुबई में, उसको इन्वॉल्व करके इन्होंने उसकी कीमत जो है वो लगा ली है। फिर उन्होंने एक दरम्यान में ये भी कहा कि फवाद चौधरी बेचारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी, फिर भी उसको बाद में विटनेस बनने पर मजबूर कर दिया गया। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी जो है, अगर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ बड़ी अजीब है, वो हमेशा इसका दोहराते हैं
वो ये कहते हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मार्च 18 को उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई थी। मुझे हमेशा ये बात बड़ी अजीब लगी है। आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड ऑन दैट। ये और बात है कि इमरान खान ने एज एन एविडेंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रेज किया है। वो कहते हैं कि व्हाई इज द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द जुडिशल कॉम्प्लेक्स नॉट बीइंग ब्रॉट फॉरवर्ड। ये वैसे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज वैसे तो जब इमरान खान ये कहते हैं कि ये दूसरा कातलाना हमला था तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उसकी सीसीटीवी फुटेज क्यों गुम है, ये चीज़ उनके उनके बयान को तकवीत देती है। फिर उसके बाद एक और येलो में आप देख लें, जहां उन्होंने आसिफ अली जरदारी की बात की है कि एक्यूजेशन रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल पार्टी टार्निशिंग द आर्मीज इमेज कंट्रास्टेड विद पीटीआई's प्रीवियस हाई रिगार्ड फॉर द आर्मी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी इज्जत दी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को, किसी और सियासी जमात ने गुज़िश्ता 20 बरस में इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत, इतनी रिस्पेक्ट, लुकिंग अप टू जिसको कहते हैं, वो नहीं दिखाया था। इसी वजह से मैं बहुत हैरान हूँ कि जनरल बाजवा ने जो कुछ किया उसके उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस सोचे ही नहीं। अब ये विद द पर्पज है कि मैंने इस पैराग्राफ को मैंने लाइट ब्लू के अंदर मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इसको लाइट ब्लू में रखा है, या मैं पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। द एंटायर नेशन इज अवेयर that Asim Munir is wielding significant control over the country. He recounted prior communications stating, inverted commas, before General Asim Munir's appointment, I conveyed through Arif Alvi that we harbored no animosity towards him. I contacted Asim Munir via Arif Alvi, who assured me, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, who assured me of his awareness regarding the London plan. Who assured? क्या जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त इमरान खान को आरिफ अलवी के जरिए ये पैगाम वापस भिजवाया कि हाँ मैं जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान लंदन प्लान से वाकिफ हूँ? ये पूरा क्लियर नहीं होता, लेकिन ये कुछ ऐसा ही यहाँ पे मतलब है। अली जैदी ऑल्सो रिलेड अ मैसेज अर्जिंग न्यूट्रलिटी फॉर द कंट्री स्टेबिलिटी। ये स्टोरी वैसे आपको पढ़नी चाहिए, बिकॉज ये देखिए सुनना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन खुद से पढ़ना और कंक्लूजन करना एक अलग चीज़ होती है। इसीलिए मैं आपको चीज़ें दिखाता भी हूँ, हालांकि बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, यहाँ तसलसल टूट जाता है वीडियोस का, वो कहते हैं। Although General Bajwa's action felt like a betrayal, we refrained from convening a committee to confront him। जो करना चाहिए था मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इस स्टेज पे ये इमरान खान ने जो मैसेज दिया है, ये बाय एंड लार्ज मैंने आपको बताया, बहुत से लोगों ने इसको मुख्तलिफ अंदाज में डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपके सामने लेके आता हूँ। कुछ और लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत से लोगों से बात हुई है मेरी, उसकी बेसिस पे मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक लीडरशिप का बड़ा शदीद किस्म का क्राइसिस है। मुझे तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने बताया, जो कोर कमेटी या एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, इमरान खान की एक 60-70 लोगों की एक कोर कमेटी है, फिर एक सेकंड कोर कमेटी उन्होंने बनाई जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल भी हैं, फिर एक एपेक्स कमेटी भी है जिसमें 14 लोग हैं। मुख्तलिफ किस्म की कमेटीज़ हैं, और इतनी ज़्यादा कमेटीज़ की एग्जिस्टेंस जो है वो बजाते खुद भी कन्फ्यूजन पैदा करती है। ये कन्फ्यूजन इसलिए भी है कि जो मेन लीडर है, जिसके गिर्द तमाम अवाम रिवॉल्व करते हैं, जिसके अंदर से लीडरशिप फूट फूट के निकलती है, उसे अडाला जेल में मुक़य्यद रखा गया है, उसे इनकम्युनिकाडो रखा गया है। इसलिए खासी कन्फ्यूजन की वजह बुनियादी तौर पर ये है भी। लेकिन जो कमेटीज़ में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कोर कमेटीज़ में, एपेक्स कमेटीज़ में, और ये डॉक्टर शहबाज गिल नहीं है, मैं उनको कोट नहीं कर रहा बिल्कुल, तो मुझे किसी और ने बताया कि वहाँ पर खासी कन्फ्यूजन है, और लोग खुद भी महसूस करते हैं कि कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन वहाँ डिटरमिन नहीं हो पाती। लीडरशिप का फुकदान है। बहुत ज़्यादा फोकस इस वक्त ये है कि जो 4 बाई इलेक्शन की सीटें हैं, जो 4 बाई इलेक्शन होने, उन्हें हमने कैसे जीतना है, सेनेट के इलेक्शन के बारे में क्या करना है, और तहरीक कैसे चलानी है, जिसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि कोयटा में 12 तारीख को जो 5 और जमातें और तहरीक इंसाफ की आपस में मीटिंग होगी मैंगल साहब की रहायशगाह के ऊपर 12 अप्रैल को ईद उल फितर के बाद, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होगी, जमात इस्लामी होगी जिसके अंदर मैंगल ग्रुप होगा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी होगी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन होगी। तो ये तहरीक कैसे चलेगी, ये किस तरह की तहरीक होगी, इसके हवाले से फोकस जो है वो बहुत कम है। किस किस्म के राब्ते चाहिए, किस किस्म की डिस्कशन और डायलॉग चाहिए, वो बातचीत कम है, और बहुत से एक सेकेंडरी किस्म के इश्यूज़ पे तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आपस में मुँहमारी भी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा तू मैं होती है, लड़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। जब लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं तो बाकी लोग जो हैं वो इस हवाले से परेशान होते हैं, खौफजदा होते हैं। उनको लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो टूट फूट का शिकार है, तोड़ फोड़ का शिकार। अब गुज़िश्ता 24 घंटे में, एक दिन में, शहरियार आफरीदी जो है उन्होंने एक जगह तकरीर करते हुए, किसी जगह पे तकरीर करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि ये पार्टी किसी के बाप की नहीं है। उसके बाद एक तौक़ुफ़ के बाद, एक पॉज के बाद, वहाँ तो उन्होंने नाम नहीं लिए कि वो किसको कह रहे हैं कि पार्टी किसी के बाप की नहीं है, लेकिन एक वक्फे से, छोटे से वक्फे के बाद शहरियार आफरीदी ने वहाँ पर नाम लिए। उन्होंने कहा कि मैं उमर अयूब जो हैं,
गौहर अयूब हैं और शिबली फराज वगैरह की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनसे ये कहूँगा। अब मीडिया ने क्या किया, मुझे पीटीआई के एक सोर्स ने बताया कि मीडिया ने वो जो पॉज निकाल दिया है और दोनों चीज़ों को जोड़ दिया है, बिकॉज जब उन्होंने ये कहा, उन्होंने जनरलाइज बात की कि पार्टी किसी के बाप की नहीं है, ही मेड जनरलाइज रेफरेंस कि ये पार्टी लोगों की है, ये अवाम की है, ये ग्रास रूट की पार्टी है। और फिर जो सेकंड टुकड़ा जहां उन्होंने लोगों के नाम लिए, ही वाज नॉट नेसेसरली स्पेसिफिकली रेफरिंग टू दीज पीपल, यानी उमर अयूब, गौहर अयूब को वो रेफर नहीं कर रहे थे, उमर अयूब को या गौहर गौहर खान साहब को, गौहर अली खान को या शिबली फराज को, लेकिन उस पर जो मीडिया की सारी बहस हुई है वो इसी हवाले से हुई। लेकिन बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक खासी जिसको कहते हैं कि एक इंतशार, तो इज नॉट इंतशार भी आप कह सकते हैं उसको, एक गैज़ो गज़ब है, एक गुस्सा है, एक बड़ी बेचैनी और बड़ी परेशानी है। जो मेरा एनालिसिस ये है कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने चीज़ों को इस तरह से कंडक्ट किया है जिसके लिए वो तहरीक इंसाफ के अंदर एक बेचैनी, बेकरारी, एक तोड़ फोड़ का अमल जो है चौधरी निज़ामुद्दीन के हरकारे चाहते हैं कि वो क्रिएट हो। मेरा ये ख्याल है, क्योंकि मैं एक एनालिस्ट हूँ, कि चौधरी निज़ामुद्दीन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जिसके साथ उनको असल में नेगोशिएशन करनी है। अपनी फलाह, अपनी बका और अपने लार्जर इंटरेस्ट में इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ ही एक नेगोशिएशन करनी है, और उनको एक डील चाहिए। और जब तक उनको ये डील नहीं मिलेगी, आगे मुस्तकबिल का रास्ता जो है वो क्लियर नहीं हो सकेगा। और शरीफ खानदान खत्म हो चुका हुआ है। तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरे नंबर पे अवाम की जमात तहरीक इंसाफ है, और तीसरे नंबर पे आसिफ अली जरदारी की जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और इनके दरमियान में एक वाया मीडिया और अरेंजमेंट जो है उसने इमर्ज करना है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त क्राइसिस आपको नजर आ रहा है, डेफिसिट, वो क्या है? लीडरशिप जो है वो दो किस्म की कम अज कम होती है। एक वो लीडरशिप है जो जो बड़ी आर्टिकुलेट होती है, जो बहुत अच्छा, जिसका जोर बयान होता है, जो गुफ्तार की गाजी होती है, जो सड़कों के ऊपर लोगों को इंस्पायर कर सकती है, जैसे कि बैरिस्टर शेर असल मरवत हैं और ऐसे बहुत से और लोग हैं। मुराद सईद भी उसी कैटेगरी में आते हैं, वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो उस कैटेगरी से थोड़ा सा मेरा ख्याल आगे भी जाते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। बहरहाल, एक वो लीडरशिप होती है जो लोगों को बलवला दिलाती है, उन्हें इंस्पायर करती है, उनको एक्शन पे लेती है, सड़कों पे निकालती है, जो लीडरशिप होती है। लेकिन एक दूसरी लीडरशिप भी किसी सियासी जमात को चाहिए होती है। ये वो लीडरशिप होती है जिसने स्ट्रेटेजाइज करना होता है, जिसने नेगोशिएट करना होता है, जिसने लाहे अमल और प्लान बनाना होता है, जिसने बातचीत करनी होती है। और इस स्टेज के ऊपर तहरीक इंसाफ को दोनों ही किस्म की लीडरशिप चाहिए। लेकिन जहां तक वलवले वाली लीडरशिप है, वो शहरियार आफरीदी भी हो सकते हैं, वो बैरिस्टर शेर अफजल भी हो सकते हैं, वो कोई और लोग भी हो सकते हैं। लेकिन जो एक सोच समझ वाली लीडरशिप है, उसका भी खासा फुकदान और कमी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो सोच समझ वाली लीडरशिप है, इसकी कहाँ कहाँ बहुत ज़रूरत है, बहुत सी जगहों पे ज़रूरत है, मैं सबका जिक्र नहीं कर सकता। लेकिन मैं दो तीन चीज़ें कम अज़ कम आपके सामने रखता हूँ। इस लीडरशिप की ज़रूरत है कि जो बाकी पांच छह जमातें हैं जिनका मैंने नाम लिया, जिसमें मजलिस वहादत अल मुस्लिमीन है, जमात इस्लामी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, इसी तरह से और भी धड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत करनी कैसे, और फिर सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत करनी, बार एसोसिएशंस को एंगेज करना, बुकला की तहरीकों को, लेबर यूनियंस को, स्टूडेंट मूवमेंट्स को, फैकल्टी को, और भी प्रोफेशनल बॉडीज को, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को, दुनिया के मीडिया को। तो ये जो सारा प्रोसेस है एंगेजमेंट का, इस प्रोसेस के लिए आपको एक इंटेलेक्चुअल, सेरिब्रल, थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल माइंड की लीडरशिप भी चाहिए। आपको ये लीडरशिप एक और जगह भी चाहिए। आपको ये लीडरशिप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुनासिब बातचीत करने के लिए चाहिए, आइस ब्रेकिंग के लिए चाहिए, राबतों के लिए चाहिए। वैसे मैंने सुना है कि इफ्तारी के ऊपर कोर कमांडर पेशावर ने सारे पॉलिटिशियंस को बुलाया, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के कैबिनेट के पीटीआई के मिनिस्टर्स भी गए, वहाँ पे अली अली अमीन गंडापुर भी गए। मैं समझता हूँ, और लोग इसको हो सकता है बुरा समझते हो, मैं समझता हूँ ये राब्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आइस ब्रेक होनी चाहिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो एक्चुअल हदफ और टारगेट है, वो शरीफ जरदारी गवर्नमेंट भी है, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और मरीम नवाज की जो पंजाब की हुकूमत है, ये इनका मेन टारगेट होने चाहिए। इनको, मैं कल रात सारी रात बैठ के मैंने अफगानिस्तान के हवाले से बहुत डिटेल डिस्कशन की है, जो मैं इंग्लिश में रिलीज करूंगा, और बहुत ही क्वालिटी की डिस्कशन है। आई रियली एंजॉयड द डिस्कशन, जिसमें एक पाकिस्तानी वॉइस है, एक अमेरिकन एक्सपर्ट हैं बहुत ही ज़बरदस्त, एक्स CIA, और एक उसमें अफगान मिनिस्टर, कैबिनेट मेंबर, एम्बेसडर उसके अंदर है। जब वो मैंने डिस्कशन करने से पहले मैंने बहुत पढ़ी, अफगानिस्तान की पूरी हिस्ट्री जो थी 9/11 के बाद मैंने पढ़ी। तो मैंने उस हिस्ट्री में ये देखा कि किस तरह से
तब्दीली आई है, किस तरह से जो है अफगान जो तालिबान थे उन्होंने अमेरिका से डायरेक्टली अल्टीमेटली बात की और उन्होंने ये कहा कि हम अशरफ गनी की हुकूमत और कारजाई की जो हुकूमत है इससे बात नहीं करेंगे, हम इसको तस्लीम नहीं करते। इसी तरह से तहरीक इंसाफ को और इमरान खान की जमात को अपने राब्ते खोलने हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपनी तलखियों को कम करना है। जाइकेंटिक टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है, कोई आसान काम नहीं है, मुझे इसकी अच्छी तरह से अंदाजा है, इससे पहले कि लोग पिस्टल निकाल के मुझे शूट करना चाहें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन मेन हदफ जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत है और मरीम नवाज की हुकूमत है, ये मेन टारगेट होने चाहिए। अब इसमें सलमान अकरम राजा साहब कहाँ गुम है? जब मैं एक सेरेबल लीडरशिप की बात करता हूँ, तो सलमान अकरम राजा वकील तो नहीं रहे ना, सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन लड़ा, सलमान अकरम राजा एक सियासी लीडर के रोल में आना चाहते थे, आए, लेकिन वो कहाँ गुम हो गए? क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब की तरह के इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड सेरेबल धीमे मिजाज के लोगों की भी ज़रूरत है, जो उन तमाम राबतों के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं जिसका मैंने सियासी जमातों के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा। बिकॉज इस वक्त आइडियाज़ की भी ज़रूरत है। अब उन आइडियाज़ में देखें वे आउट में क्या है। कुछ अर्सा पहले हमने सुना कोकीजान नदीम अंजुम जो हैं, जो TGI हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो अमेरिका एम्बेसडर बन के नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन खबरें हमने सुनी कि वो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, फिर वो अमेरिका एम्बेसडर बन के आना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं तो उनको वे आउट चाहिए ना। अमेरिका तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, CIA चाहेगी नहीं कि DGI जो है अभी अभी रिटायर हो रहा है वो अमेरिका आ जाए, मुश्किल हो जाएगा खासा। मेरा ख्याल है CIA इसको रूल आउट कर देगी। लेकिन वो उनको कोई सेफ अगर वे आउट चाहिए तो उनको फ्रांस में वो एम्बेसडर हो सकते हैं, वो ऑस्ट्रिया में एम्बेसडर हो सकते हैं, वो यूरोप के किसी भी मुल्क में एम्बेसडर हो सकते हैं, ताकि उनको एक इज्जतदार सेफ पैसेज जो है इस सिचुएशन में से मिल जाए। ये बट दिस इज लेसर ऑफ अ प्रॉब्लम। जो एक्चुअल चीज यहाँ सिस्टम को कन्विंस करने वाली है कि हम देख रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर अपना केस बनाते हुए, ये आम तासुर है, पे पता तो नहीं, उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन कि जनरल आसिम मुनीर के लिए केस बनाया जा रहा है एक्सटेंशन का, जो 2025 के नवंबर में ड्यू हो सकती है, और इसीलिए एयर चीफ जो है उनको एक्सटेंशन दी गई। एक बहुत बड़ी जो यहाँ नेगोशिएशन चाहिए, एक बहुत बड़ी परसुएशन चाहिए कि सिस्टम को अंदर एक आर्गुमेंट क्रिएट करना है कि आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। एक्सटेंशन लेने के बजाय उनको कोई और बहुत बड़ा रोल ले लेना चाहिए। जो राहील शरीफ साहब रोल लेके बैठे हुए हैं पिछले कई सालों से, अब राहील शरीफ साहब को वापस बुलाना चाहिए और उस रोल के ऊपर जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको चले जाना चाहिए, ताकि पूरी मुस्लिम दुनिया की जो एक फौज, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट की है सऊदी अरब ने, जो एक बड़ी रिस्पेक्टेड, प्रेस्टिजियस, लुक्रेटिव ऑप्शन है, वो जनरल आसिम मुनीर के लिए हो सकती है। बिकॉज एम्बेसडर बनना जाए उनके लिए शायद छोटा जो है, उनको लगेगा कि उनके प्रोफाइल के हिसाब से छोटा है। सो कोई वे आउट जो है आपने क्रिएट करनी, ये आइडियाज जनरेट करने हैं और ये बार बार हैमर करने हैं आइडियाज, क्योंकि असल में इट इज़ नॉट ओनली कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ फंसे हुए हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी फंसी हुई है, पाकिस्तान के लोग भी फंसे हुए हैं, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम भी फंसा हुआ है, और इसमें से सभी लोगों को एक वे आउट जो है वो चाहिए। तो ये चंद पॉइंट्स हैं। मैं आपको इतना बताऊं कि मैंने जिसमें इख्तिताम में मैं कहूँगा कि इंग्लिश में आइकॉनो क्लास का जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और मैं उसके ऊपर एक, और बहुत लोग उसको देख भी रहे हैं, और मैंने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही मुफस्सल, नॉन पॉलिटिकल, हिस्टोरिक, एनालिटिकल डिस्कशन की है विद एन एक्स CIA expert, with an Afghan diplomat and with a Pakistani source person. It's international standard discussion. मैं उसको एक आध दिन में रिलीज करूंगा, 8-10 घंटे के बाद, उसे जरूर देखिएगा आइकॉनो क्लास के ऊपर। थैंक यू, अभी इतना ही।